क्या आपने अच्छा हमारे साथ एक सारा हसनैन भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारा जी। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मेरा इशू मतलब थोड़ा सा ये है कि वाकई मैं अब तो बिल्कुल डिप्रेशन की मरीज़ा बन ही गई हूँ। ऐसा हुआ कि जब आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब मेरी शादी हुई तो बड़ा चार्म होता है लोगों को, बाहर का रिश्ता। तो अचानक ही मतलब किसी रिलेटिव के थ्रू जो है ना मेरा प्रपोज़ल आया और निकाह मतलब मेरा हुआ। तो मेरी फैमिली ने और मेरे ससुराल वालों ने, इन-लॉस ने जो है ये वो किया कि आपका निकाह होगा और निकाह करके हम पेपर्स ले जाएंगे और एज सून एज पॉसिबल विद इन 1 ईयर हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। तो मेरे हस्बैंड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके चले गए कुवैत गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं मेरा लक था या पता नहीं क्या था कि उसी ईयर में विद इन 5 और 6 मंथ जो है ना कुवैत वालों ने वीज़ा बैन कर दिया, फैमिली वीज़ा। बड़ी ट्रबल्स हुई, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगाए, लेकिन वहाँ उन्होंने बैन ही मतलब कर दिया कि फैमिली वीज़ा अलाउड ही नहीं है। और भी 2-4 कंट्रीज़ थे। उसके बाद जो है ना वो हमारा जो है निकाह वो पेंडिंग में रहा। कुछ लोगों का था ये कि जी आप रुखसती कर लें और कुछ लोगों का था नहीं जी जब तक वीज़ा ना हो जब तक ना करें। तो इसी चक्कर में 3-3.5 साल गुजर गए। आफ्टर 3 साल मेरे ख्याल में मेरे फादर की हो गई डेथ। बिल्कुल अचानक उनका हार्ट अटैक हो गया। वो भी इसी इंतज़ार में कि मैं सबसे बड़ी थी अपने घर में और बहुत अच्छा उन्होंने निकाह अपने उससे किया था। तो फादर की डेथ के बाद फिर सबने ये कहा कि अब कर लो रुखसती जो भी है। तो मेरे जो ससुर थे वो भी रहते थे कुवैत में ना। तो मेरे फादर और मतलब मेरे जो पापा थे उन दोनों के उसमें 3-4 मंथ के बाद उनकी भी डेथ हो गई। उनकी अभी अचानक डेथ हुई। तो फिर सबने कहा कि भाई अब एक ही इकलौते थे मेरे हस्बैंड भी, तो सबने कहा भाई आके तुम रुखसती कर लो, जब होता है वीज़ा तो चले जाना। तो ये अचानक आए हैं और आके इन्होंने समझिए कि रुखसती ली है। और रुखसती लेने के 3.5-4 साल गुजर चुके थे हमारे निकाह को। और उसके बाद रुखसती ले गए, सिर्फ 20 दिन रहे और उसके बाद चले गए। जाने के बाद अचानक वो वहाँ गए और जाके भी वो थोड़ा सा वो हुए थे, सेट होना शुरू करे थे। सबने कहा चलो कोई नहीं है, आते जाता रहेगा। वो अचानक वो कोरोना का हो गया, उसकी वजह से वो स्टक हो गए वहाँ पर। 1.5-2 साल वो स्टक रहे। तो अब 1.5-2 साल मतलब बहुत ही अजीब हो रहा। अच्छा उस टाइम तो ये था कि मेरे सारे बहन भाई छोटे थे, तो सबकी शादियाँ ये वो, तो मैंने अपने आप को उसमें रखा बहला के, तो मुझे इतना फील नहीं हुआ। लेकिन जब अचानक सबकी माशाल्लाह हो गई अब अपने अपने घर, फिर मैं और अम्मी अकेले बिल्कुल तन्हा हो गए। फिर अम्मी मुझे बार बार कहती रही कि बस वो आ जाता। तो अब ये जो है ना वो स्टक रहे, तकरीबन 3-4 साल का अरसा गुजर गया, बस वीडियो कॉल पे ही रहे। और इतनी तो सफरी पाबंदियां नहीं थी। देखें अगर कोविड के टाइम में भी जैसे इनकी कुछ जॉब इशू भी हो गया था और कुछ पेपर्स का भी इशू था, जिसकी वजह से ये और ये थे शिप पे वहाँ पर जॉब करते थे, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का। तो उसमें उनका काफ़ी लॉसेस भी हुए उसकी वजह से, कोरोना की वजह से, मतलब काफ़ी वो खुद भी डिस्टर्ब थे। देखूं तो ये 2020 में शुरू हुआ था, 2019 के बिल्कुल एंड से 2020, और उसके बाद फिर ये 21-22 तो यूं हाँ, उसके बाद फिर ये आए वो 10-15 दिन रहे चले गए। अब यानी इतने पीरियड में देखें ना हमारा कोई बेबी मतलब हो सका। और जाहिर सी बात है 15 दिन के लिए आते हैं और जाते हैं। अब डॉक्टर के पास भी जाओ तो वो ट्रीटमेंट के लिए कहते हैं भाई कोई टाइम चाहिए। तो उसकी वजह से भी हम थोड़ा सा यानी फाइनेंशियली तो हम स्ट्रांग रहे क्योंकि कुवैत की करेंसी तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसला ये है कि अभी 22 मई को मेरी मदर की भी डेथ हो गई। अब मैं बिल्कुल अलोन हूँ कराची में। सारे बहन भाई इधर कोई इस्लामाबाद में है, सिस्टर मेरी, और एक फ्लोरिडा में है यूएस में। तो कहने का मकसद है कि अब जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, हालांकि अच्छा मैं अब कभी शौहर से चाहती हूँ शिकवा करूँ, लड़ूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ यार वो भी मतलब इसी सर्कमटेंसेस में है। तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे अपनी लाइफ का आगे। लेकिन अभी तो वीज़ा खुल गए हुए हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, अब तक तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरी मदर की भी डेथ हुई है 4 महीने पहले। अब
क्या होता है आगे वो तो मुझे मियां नहीं से पता, पूछा कि लेकिन अब वो क्या, क्योंकि ऐसी तो जिंदगी नहीं गुजरेगी। यही तो चीजें हैं मुझे जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। और आप अकेली रहती हैं घर में? बिल्कुल अकेली। मियां आपको कितना फ्रीक्वेंटली कॉल करते हैं? मतलब उनसे तो मेरा कांटेक्ट रहता है, लेकिन मुझे अब थोड़ा सा फील होने लगा है कि मेरे ससुराल वाले भी जो है ना वो नहीं चाह रहे कि हम जो है वो मेरे हस्बैंड वो तो वाइंड अप करके भी आने के चक्कर में है कि बस अब वाइंड अप करो, अब जो भी है पाकिस्तान में कुछ कर लो सेटअप। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मदर और उनकी फैमिली जो है ना वो ये भी नहीं चाह रही अच्छा, मैं कि वो वहाँ से आए। मैं जरा बंदे का पर्सपेक्टिव पूछूं तो मोहसिन, व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं तो अगर दूंगी, मैं वन साइडेड मेरी होगी, मैं कहूँगी हाँ उनसे कहें कि वो छोड़कर आपके पास आ जाए क्योंकि बीवी अकेली है। सभी यही है। मैं उनका नहीं, हाँ व्हाट आपका क्या पर्सपेक्टिव होगा इस पे? हमें चूंकि बचपन से ये सिखाया जाता है कि घर की जिम्मेदारी ये सारा कुछ हम ही ने उठाना है, सो मर्द को ये सोचना भी होता है कि अच्छा मैं छोड़कर आ तो जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आकर स्क्रैच से क्या शुरू करूंगा और ऐसा क्या करूंगा कि मैं फिर से इनको वही लाइफस्टाइल दे सकूं जिनकी मैंने इनको आदत डाली है। और मैं अपने और फिर ऑलमोस्ट 90% मर्दों पे ना जाहिरी जिम्मेदारियों के अलावा भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। किसी दोस्त यार दा घर चला रहे ने, किसी भैन नूं इस तरह साइड ते करके दे रहे ने, किसी बच्चे नूं, तो वो भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं हम पे जो हम अपने घर वालों से भी शेयर नहीं कर रहे होते। हया में, पर्देदारी में, सफेद पोशी में हमने बहुत, तो वो सब कैसे होगा? मैं अक्सर माजी कहा करता हूँ कि हम लोग जो हैं कुछ एक्टर्स हैं जो कि शोहरत के लिए करते हैं, हम जिम्मेदारियों वाले अदाकार हैं, हमने अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। सो ये भी एक प्रोस्पेक्ट वो है, एक नजरिया है कि जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ पर आकर कैसे नए सिरे से सर्वाइव करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करेंगी, वही तवक्कुआत करेंगी, और वो अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो वो गिल्ट में आधे डिप्रेशन में चले जाएंगे कि अब क्या होगा। सो अब मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि वो आपको वहां पर बुलवा लें, ये बेहतरीन हल है। उनको यहाँ पर बुलाकर नए सिरे से मेहनत करवाना, एक खास उम्र के बाद आप में वो नहीं रहता ना, वो मोटिवेशन भी नहीं रहती और रिस्क नहीं ले सकते आप किसी भी तरह का। सो मेरे ख्याल में तो ये बेहतरीन हल है, और अल्लाह करे कि आपके इन लॉज भी इस बात पे मुत्तफिक हो। अगर बोले तो आपने मियाँ को समझाया कि मुझे बुला लो, अब मैं यहाँ पे तन्हा हूँ क्योंकि अब आपका कोई नहीं है, तो यही बेटर है। क्योंकि मैं एक और गुजारिश करूँ, जितना अरसा आप लोग दूर रहे हैं, मैं इस बात की उनको दाद देना चाहता हूँ बहैसियत मर्द के वो आपसे राबते में हैं। परदेश में होते हुए बहुत सी डाइवर्जन्स होती हैं मर्दों के पास, है ना, वो आपसे राब्ते में है, ये उनकी लॉयल्टी का सबूत है। वो किसी ना किसी जगह उलझे हुए हैं, वरना उनको ये यकीनन एहसास होगा कि आप अकेली रह गई हैं अब, और अम्मी नहीं, और अब आपको उनके साथ होना चाहिए या उनको आपके पास होना चाहिए, तो वो मजबूरी समझने की कोशिश कर लें। मिसेस अफान हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी मिसेस अफान। हाँ, मैं बड़ा अच्छा आपका ये टॉपिक है जो मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हर बेटा अपनी माँ की कदर करे और बीवियों के अंदर प्रेशर ना रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 5 भाई 5 बहुएं, और जो मैं मकाफती अमल देखना चाहती हूँ उन बहुओं का जो बेटों को माँ से जुदा कर दिया दे दी, और माँ का जब जनाजा उठा तो बेटी के घर से उठा। ये इतनी दुर्बरी मेरी कहानी है ना कि मैं अगर माजी की तरफ जाऊँ तो मैं बहुत लंबी एक किताब लिख सकती हूँ। तो मेरे बेटों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं, लेकिन माँ को तंग मत छोड़ें। आप अपनी बीवी को प्यार से समझाएं, बेटों को अपने प्लॉट बेच की शादियां करें, और वो जब वो पहना रहेगी, जब बेटों के बच्चे जब स्कूल गोइंग हो गए तो सास बुरी लगने लगी, माँ नहीं बुरी लग रही थी, सास बुरी लग रही थी, लेकिन वो मजबूर थे। और वो एक वक्त आया कि बेटी माँ को अपने घर ले गई, और फिर माँ का जनाजा बेटी के घर से उठा। सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप इतना अच्छा प्रोग्राम करती है मरिया, मैं आपका प्रोग्राम जरूर देखती हूँ कि आज ये जो मतलब बैठे हुए जिनका नाम याद नहीं आ रहा है, मैं इनको पसंद करती हूँ बहुत ज्यादा, लाइक है, मैं खुद माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, तो ये रिक्वेस्ट है आप करें बेटों से कि प्लीज आप अपनी माँ की कदर करें। बाप आपका दुनिया से चला गया तो माँ की कदर करें, और जिंदगी में अपनी माँ से प्यार करें। वो माँ भी याद करें कि बचपन में उसने आपको पाला, आपको बड़ा किया, सब कुछ किया, तालीम की, आपके प्लॉट बेच की, आपकी शादियां करी बच्चों की, और वो अपने जो है बहुएं बीवियां लेकर चले गए। मेरी उन बहुओं से रिक्वेस्ट है
कि मैं अल्लाह ताला ने मकाफा के हमारा रखा है ना, और मैं वो देखने के लिए जिंदा हूँ, हाय। और अल्लाह ताला दिखाएगा मुझे वक्त सब कुछ। बस सिर्फ मैंने ये कहना है, ये मेरा मैसेज है। मैं जिनका नाम बता दीजिए, बैठे भूल गई प्लीज। मोहसिन जी जी, अब्बास मोहसिन अब्बास है इधर हमारे साथ। मोहसिन अब्बास आप भी एक बेटे हैं, आपकी भी रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं मालूम कि आप अपने माँ बाप के साथ क्या, इंशाल्लाह ताला अच्छे ही होंगे जिस तरह के मैं आपको देखती हूँ। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद, मतलब मोहसिन अब्बास, आप खुद ये करें कि लोगों को वो करें, मतलब क्या है, मैं बता नहीं सकती, मैं अपनी दिल की बात, मेरी बहुत लंबी कहानी है, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इसलिए बस सिर्फ रिक्वेस्ट करें बेटों के लिए और फिर भी। थैंक यू सो मच मदिया, आपके बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमें जरूर आपका प्रोग्राम देखें। बहुत शुक्रिया। एक बात ना, आप मकाफात अमल तब जरूर देखेंगे, पहले होता था पता नहीं साल लग जाते थे, नहीं। लेकिन अब वो टाइम है, अब आप अपनी आंखों के सामने देख लेते। दूसरा मेरे ख्याल से लड़कियों को भी पता होना चाहिए कि अगर कोई लड़का आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो के अपनी माँ को छोड़ देगा तो है वो आपका भी नहीं। जो अपनी माँ को छोड़ सकता है ना, वो किसी को भी छोड़ सकता है, क्योंकि माँ को ज़मीन का रब कहते हैं। जी जी जी। अगर वो अपने इस रब को छोड़ सकते हैं ना, तो वो आपको भी छोड़ देगा, फिर आप भी इसकी कुछ नहीं लिखती। तो और बाकी मकाफात अमल तो ऑफ कोर्स हो गई। एक आपकी इजाज़त से मारे, शहर में जाकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। हाय 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 हाय। किसी भी रिश्ते की नाकदरी मत कीजिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि मैंने पूरे ख़ानदान को जोड़कर रखने की कोशिश की हमेशा, उनको भी कि जिनको मैंने अपने मुश्किल वक्त में मेरी सब से निकलकर अपने सामने आकर खड़े होते देखा है, मैंने उनको भी वापस गले लगा लिया। माफ़ करना सीखिए सबसे पहले तो। वो कब्रिस्तान होना चाहिए आपके पास एक, जहाँ पर आप सबकी गलतियाँ दफनाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो माँ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बनता ही नहीं है किसी भी सूरत में। माँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना ज़िंदगी में, माँ और बाप दोनों पे। हम बाप को निगलेक्ट कर जाते हैं कहीं ना कहीं, मगर वही बात है कि वो घर में नहीं नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो बाहर जो कुछ कर रहा होता है वो उसी घर की वो चलती रहे मशीन, इसीलिए वो इसीलिए वो बाहर होता है। वो बाहर गालियाँ सुनता है, वो धक्के सुनता है, खाता है, वो नागवार जुमले सुनता है, वो मौसम की सख्तियाँ देखता है, वो सब करके जब घर लौटता है, लेकिन जब वो घर लौटता है तो मैंने देखा है कि वो बाहर ही रख कर आता है वो सारा बर्डन अपना, वो घर में लेकर नहीं आता। वो बच्चों को, बीवी को उस तरह से मिलना चाहता है, उसको आगे से आप एक मुस्कुराहट दे दें। सो बाप का भी उतना ही ख्याल रखिए, माँ का भी उतना ही ख्याल रखें। इसके बाद जो भी आपको रिश्ते मिले हैं ना ज़िंदगी में, उनकी भी कदर ही करनी है, मगर यस जो आपको इनसे दूर करने की कोशिश करे, खुदारा उन रिश्तों को काट कर फेंक दीजिए। बिल्कुल। और यकीन माने ऐसे लोग जो है ना, हो सकता है मेरा वर्ड बड़ा सख्त हो, बट नहुसत ज़्यादा लोग होते हैं। वो लोग अपने दोस्तों में भी देखें जो आपको लगता है कि माँ के नाफरमाबरदार बच्चे हैं, ऐसे लोग भी देखें, बदबख्त देखें जिन्होंने माँ पे हाथ उठाया हुआ है। दूर हो जाएं, या आपका रिस्क खा जाएंगे, या आपकी इज्जत खा जाएंगे, या आपकी दुनिया खा जाएंगे, या आपकी आखिरत खा जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक तो वैसे क्योंकि तन्हाई पे था, लेकिन और तन्हाई बहुत किस्म की थी, लेकिन हम माँ बाप की तन्हाई पे आ गए, क्योंकि इससे बड़ी तन्हाई कोई है ही नहीं। बस अल्लाह पाक। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जो बेऔलाद भी होते हैं ना, तो उनके बारे में लोग कह रहे थे कि भाई पता नहीं अल्लाह पाक इनका बुढ़ापा कैसे होगा, ये तन्हाई में ना गुजरे। लेकिन मैंने उन्हीं लोगों के जनाजे ऐसे देखे कि क्या औलाद वालों का जनाजा होगा। सो बस अल्लाह पाक से खैर मांगे, आप अच्छा करें, यकीन माने यूनिवर्स आपको देगी ही वापस किसी ना किसी सूरत में। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी दी तो कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।